सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईशानी और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो निकल जाते हैं कपूर मैंसन से। दूसरी तरफ जो युवा है वो ईशानी के कमरे में एक कोने में बैठकर रो रही थी। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये ईशानी ने उसका फ़ोन तोड़ दिया था। उधर उसके कमरे पे नज़र जाती है तो पूरा कमरा डेकोरेट हुआ था। पूरे बेड पे गुलाब की पत्तियाँ पड़ी हुई थी। जैसे-जैसे वो पूरे रूम का सीन देखते जा रही थी, बस वो और भी रोते जा रही थी। वो अपने सिर को अपने घुटनों के बीच करती है और बस अपना सिर झुकाकर बस रोए जा रही थी। दूसरी तरफ जो ईशानी थी उसकी कार रुकती है आकर एक घर के सामने। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था पर बना था वो काफ़ी अच्छा बना था। छोटा-सा 4 बीएचके घर था। उधर उसकी कार जैसे ही रुकी थी, जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और उसमें से ईशानी निकलती है और वो बस उस घर की तरफ बढ़े जा रही थी। जब वो जाती है उस घर के अंदर तो देखती है एक चेयर पे एक लड़का बंधा हुआ है। उसकी उम्र लगभग 30 साल तक होगी। तो जो खुशबू होती है वो जैसे ही ईशानी को देखती है वो थोड़ा-सा साइड हटती है और कहती है, मैम यही है वो, जिसने उस दिन आपका फुटेज लीक किया था। इसी के पास था वो फुटेज, इसी ने रिकॉर्ड किया था। इसके अकाउंट में मैम काफ़ी ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। लगता है इसने वो फुटेज किसी को बेच दिया था। तो जो ईशानी है वो सामने जो चेयर पड़ी होती है वो उस पे बैठ जाती है और सिर्फ़ वो गुस्से से देख रही थी उस आदमी को। उधर वो आदमी ईशानी की आँखों में इतना गुस्सा देखकर उसकी सच में रूह काँप रही थी क्योंकि ईशानी से कोई अन अनजान नहीं था। ऊपर से जब वो फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसने ईशानी को सबको मारते हुए देख भी लिया था। तो उसकी आँखों में ईशानी का डर साफ-साफ नज़र आ रहा था। खुशबू उस आदमी के बालों को खींचती है और उसके चेयर के पीछे उसकी गर्दन थोड़ी-सी करती है, झुकाती है और कहती है, "इससे पहले मैम पूछें, तो मैं ही पूछ रही हूँ, किसको फुटेज वो तुमने बेचा था? बताओगे? किसको बेचा था?" जो वो आदमी होता है वो हिम्मत करके कहता है, "मैं नहीं बताऊँगा।" जो खुशबू होती है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, "फिर मरो। इतना तो जान ही गए होगे, जो वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, अगर नहीं बताते हो तो उनका हश्र क्या होता है? तुमको तो पता होगा ना?" मतलब आदमी कहता है, "फिर भी मैं नहीं बताऊँगा। तुम मुझे मार ही डालो, फिर भी मैं नहीं बताऊँगा।" ईशानी कहती है, "पता नहीं खुशबू ये हमारे दुश्मन इतने लॉयल क्यों होते हैं? कोई सच्चाई बताने के लिए तैयार ही नहीं होता है।" खुशबू कहती है, तो मैम जो लोग सच्चाई नहीं बताते वो अक्सर भगवान के पास दरवाजे पे खटखटाते हैं जाके। अब उनको मारा था तो इनको भी मारना पड़ेगा। इधर ईशानी देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो थोड़ा-सा झुकता है और जो गन उसने पकड़ी थी वो ईशानी को दे देता है। इधर खुशबू कहती है, मैम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? ईशानी थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, बोलो। खुशबू कहती है, मैम आपकी आज शादी हुई है। आपके लिए आज इतना अच्छा दिन है, तो आप क्यों अपने हाथ इस गंदगी से रंगेंगी? तो ये शुभ काम क्यों ना मैं कर लूँ आज? वैसे भी बहुत दिन से हाथ की साफ-सफाई नहीं हुई है, तो इसी बहाने कुछ साफ-सफाई हो जाएगी। इधर ईशानी कहती है, ज़रूर, ये शुभ काम चलो तुम्हें ही सौंप देती हूँ। इतना कहकर वो गन खुशबू को दे देती है। तो जो खुशबू होती है वो
गन उसके मुंह में घुसेड़ देती है और कहती है, बताओगे या नहीं? आखिरी चांस है, बताओ। क्यों? क्यों? किसने तुम्हें कितने रुपए दिए? इतना तो पता है कि तुम्हारे अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हुए थे ठीक उसी एक्सीडेंट जब ईशानी मैम ने उसको मारा था। तो ये बताओ कि तुमने उस फुटेज को किसने दिया, किसको बेचा तुमने वो फुटेज? इधर वो आदमी थोड़ा हाँ में सिर हिलाता है कि मैं बताऊंगा। इधर जो खुशबू होती है उसके मुंह से गन निकाल लेती है और बैठती है सामने और कहती है, बताओ। इधर वो आदमी कहता है, मैंने वो फुटेज आपके ताऊ जी के लड़के सौर्य को बेचा था। इधर ईशानी जैसे ही सुनती है वो उस आदमी के हेयर्स को टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, सच बताना। झूठ तो जानते हो मुझे झूठ से नफरत है, और धोखा तो जो देता है ना मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ देती हूँ। तो सच बताना। इधर वो आदमी कहता है, मौत सामने मेरी खड़ी है तो मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा? इधर खुशबू कहती है, तो शौर्य ने किया है ये सब, शौर्य सर ने किया है। उधर वो आदमी कहता है, हाँ ये सब सौर्य ने किया। मैंने उनको फुटेज भेजी थी, उन्होंने मुझे पैसे दिए और बस मेरा काम खत्म। उधर ईशानी कहती है, तो ठीक है, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगी। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो खुशबू के हाथ से गन ले लेती है और सीधे उसके सीने में गोली चला देती है। उधर वो आदमी वहीं पे खत्म हो जाता है। खुशबू कहती है, मैम इसने तो सच बता दिया था, फिर आपने इसको क्यों मारा? ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है खुशबू की आंखों में देखकर और कहती है, किसी भी दुश्मन को जिंदा छोड़ना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम तो जानती हो पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार गलती की थी और फिर लास्ट में मारा गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि दुश्मन घायल हो तो उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए। वो दोबारा बहुत ही स्पीड से आता है अटैक करने, इसलिए इसको मैंने मार दिया। अब अपने जरा छोटे भाई से निपट लिया जाए। इतना कहकर वो चली जाती है उस घर से। इधर खुशबू भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। इधर ईशानी और खुशबू एक कार में बैठ जाते हैं जाकर। खुशबू कहती है, मैम फिर हम क्या कपूर मैंसन चल रहे हैं या सौर्य सर के घर में? ईशानी कहती है, अब इतना बड़ा काम किया है सौर्य ने तो शाबाशी देना तो बनती है ना। पहले अपने भाई से मिल लो फिर घर जाऊंगी। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो जाने लगते हैं ये लोग शौर्य के घर। दूसरी तरफ जो दादी होती है उन्होंने आयशा की मॉम और आयशा को बुलाया होता है। उधर दादी कहती है, नंदिनी बेटा ईवा को ये 7 साड़ियाँ और कुछ जेवर दे देना जाके। कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग उसको पूरे झांसी के सामने बताएंगे कि वो ही कपूर खानदान की बहू है। और दूसरी बात ये है कि शाम को उसकी मुंह दिखाई भी है। इधर आयशा की मम्मी नंदिनी कहती है, मम्मी जी पर आप तो जानती हैं कि ईवा की इस शादी में कोई मर्जी नहीं है, और हम उस बच्ची को ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकते। हम उसकी फैमिली को क्या जवाब देंगे? दादी कहती है, अब जो कुछ भी हो गया सो हो गया। अब ईवा ही हमारे खानदान की बहू है, और तुम जानती हो मैं शादी जैसे पवित्र बंधन पे बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इसलिए ये शादी जैसी भी हुई हो, पर ईवा आज से हमारे खानदान की बहू है। आयशा कहती, पर दादी उसकी कोई मर्जी नहीं है, और हम किसी को अपने जबरदस्ती शादी में अपना नहीं कह सकते। और ना ही ईशानी प्यार करती है ना ही ईवा। ईशानी ने उससे जबरदस्ती शादी की है, और आप ईशानी को अच्छे से जानते हो। ईवा को वो छोड़ेगी नहीं। दादी कहती है, कुछ भी हो अब ईवा ही मेरे खानदान की बहू है। आयशा कहती है, फिर दादी मोनिका का क्या होगा? हम
ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अभी ना ही ईशानी और ईवा के बीच कुछ हुआ भी नहीं है। तो हम ये मोनिका को ही, अगर मोनिका मिल गई तो 2-3 दिन बाद हम मोनिका को ही ईशानी की वाइफ बता सकते हैं। और आप कह रही हैं कि कल पूरी मीडिया या प्रेस के सामने हम ऐसा कह देंगे। दादी, ईवा भी बच्ची है और वो शादी नहीं करना चाहती ईशानी से। और ईशानी का बिहेवियर आप जानती हैं, फिर भी ईवा को दादी होती वो अब आयशा को अपना हाथ दिखा देती हैं और कहती हैं, बस जितना काम तुमसे कहा गया है उतना करो। और ईवा को बता देना कि परसों उसकी पग फेरे की रस्म है। सुबह वो ईशानी और मेरे साथ जाएगी अपने मायके, और शाम को ईशानी उसको लिवा कर आएगी उसके घर से। और मेरा ये डिसीजन फाइनल है। ईवा की मर्जी हो या ना हो, ईवा ही खानदान की बहू बनेगी। अगर ईशानी ने जबरदस्ती शादी की है तो मैं भी ईवा को, उसकी मर्जी हो या ना हो, वही इस खानदान की बहू ही बनेगी। इतना कहकर जो दादी है वो चेयर से खड़ी होती है और विंडो की तरफ चली जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, नंदिनी, मैंने कहा ना उसे साड़ी देकर आओ। तो जो नंदिनी होती हैं आयशा की मम्मी, वो साड़ी उठाती हैं और वो जाने वाली होती हैं, तभी फिर से दादी कहती है, और रीवा को खाना भी खिला देना, वो सुबह से भूखी है। और कह देना थोड़ा रेस्ट कर ले, कल उससे प्रेस और मीडिया का भी सामना करना है और शाम को उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी है। और मैं चाहती हूँ कि उसकी फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उसकी शादी ईशानी के साथ हो गई है। और कोई भी इधर उधर का कोई भी बवाल ना हो, ध्यान रखना। जो नंदिनी और आयशा होते हैं अपना हाँ में सिर हिलाते हैं, तो जो दादी होती है वो बस विंडो के पास ही खड़ी रहती है। जो दादी होती है वो थोड़ी देर बस खड़ी रहती है वहीं पे, इधर दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो, उसकी कार रुकती है आकर प्रताप के घर के सामने, उसके ताऊ जी के घर के सामने उसकी कार रुकती है। तो जो ईशानी और खुशबू, कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो कार से उतरते हैं। इधर ईशानी के चेहरे पे एक स्माइल थी, एक डेविल वाली स्माइल। उधर वो बढ़ती जा रही थी उनके घर की तरफ। जितने भी बॉडीगार्ड्स प्रताप के खड़े थे वो बस अपना सिर नीचे करे हुए खड़े थे, क्योंकि हर बॉडीगार्ड जानता था कि ईशानी क्या है। उधर जो ईशानी है वो जाती है घर के अंदर तो देखती है प्रताप डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं, और दूसरी तरफ शौर्य, वो सोफे पे बैठ के फोन पे कुछ कर रहा था। उधर जैसे ही प्रताप ईशानी को देखते हैं वो कहते हैं, ओहो, किसी महान इंसान के कदम आज इस घर में पड़ गए। वैसे एक बार फिर से शादी मुबारक हो ईशानी। फिर जो ईशानी होती है वो कहती है, थैंक यू ताऊ जी, पर आप तो जानते हैं ये शादी किस हालातों में हुई है। ताऊ जी कहते हैं उसके, पर जानती तो तुम सब थी। वैसे मोनिका ने एक बात तो कहूँ, डिसीजन बहुत अच्छा लिया है तुम्हें छोड़कर, बट उस बेचारी, उस लड़की की जिंदगी तुम्हारे साथ नर्क हो जाएगी। इधर जो ईशानी इतना सब कुछ सुन रही थी, वो कुछ कहती नहीं अपने ताऊ जी को, और वो बढ़ती है शौर्य की तरफ और सीधे बैठती है वहीं पे और कहती है, लाइफ कैसी चल रही है शौर्य। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है ईशानी की तरफ, इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, वहीं पे अपने मुंह पे हाथ रखती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर शौर्य कहता है, कैसी लाइफ, मतलब अच्छी चल रही है मेरी लाइफ। इधर जो ईशानी होती है वो उसके बालों को टाइटली पकड़ती है और खींच देती है पीछे, और कहती है, तो दूसरों की लाइफ क्यों झंड करने पे तुले हो, बताओ, तुमने वो फुटेज पूरे सोशल मीडिया पे लीक क्यों करवाई? क्या दादी तुम्हारी फैमिली नहीं है? किया मैं तुम्हारी फैमिली में नहीं आती? क्यों किया तुमने ऐसा? इधर शौर्य कहता, कैसी वीडियो, कैसी फुटेज, कैसी बातें कर रहे हो आप? ईशानी वो थोड़ा सा और टाइटली पुल करती है शौर्य के बालों को और कहती है, कैसी फुटेज, कैसी वीडियो,
वो न्यूज़ चैनल वाला याद है ना? तुम्हें ने सारी वीडियो लीक करवाई थी सोशल मीडिया पे। तुम्हारी वजह से दादी को पुलिस स्टेशन तक कदम रखना पड़ा। कितनी बदनामी हुई है मेरी कंपनी की, तुम जानते भी हो। हम्म। इधर जो शौर्य होता है वो हाँ छुड़ाने की कोशिश करता है, इधर जो प्रताप थे वो आगे बढ़े थे, पर जो ईशानी के बॉडी गार्ड्स होते हैं वो प्रताप को पकड़ लेते हैं। इधर प्रताप कहते हैं औकात में रहो ईशानी, अगर तुमने कपूर मैंशन की नींव रखी थी, मैंने रखी थी नींव, तुमने बस आगे बढ़ाया है। तो जो ईशानी होती है वो शौर्य के बालों को छोड़ देती है और जाती है अपने ताऊ जी के पास और कहती है इस बार तो आपके लड़के को छोड़ रही हूँ, पर ध्यान रहे ताऊ जी, अगली बार से इसकी नज़र फैमिली मेंबर पे पड़ी ना तो इसके लिए अच्छा नहीं हुआ। अभी अभी जस्ट एक को उड़ा कर आई हूँ, दूसरे को उड़ाना चाहती तो उड़ा सकती थी, पर इसकी ये पहली गलती है इसलिए छोड़ रही हूँ जिंदा। ऊपर से ये मेरा भाई भी लगता है तभी छोड़ रही हूँ, वरना आपके चार कंधों पे उठाने वाली इसकी हालत हो जाती। और मैं नहीं चाहती कि दादी इसके मरने पे रोए, कि दादी भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, जैसे हमको और आयशा को चाहती हैं वैसे इसे भी चाहती हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगली बार से कोई गलती ना करें, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो चली जा रही थी घर के बाहर। इधर जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो प्रताप को छोड़ देते हैं, इधर जो प्रताप होता है वो जाते हैं शौर्य के पास, उसके चिक्स को पकड़ते हैं और कहते बेटा तुम ठीक हो ना। इधर शौर्य कहता है पर पापा मैंने तो कोई भी वीडियो लीक नहीं करवाया, वो तो आपने करवाया था ना। उधर प्रताप कहते हैं लगता उस लड़के ने गलती से तुम्हारा नाम ले लिया, बेटा बेटा कोई मिस्टेक नहीं करना, और मोनिका को ध्यान से समझा देना कि इस बार तुम्हारा नाम ना ले और कुछ दिन शांत बैठो, वरना ईशानी क्या कर सकती है तुम्हें पता भी नहीं है। कुछ दिन शांत बैठो, मोनिका को अच्छे से समझा देना कि तुम्हारा नाम कहीं पे ना उछले, वरना इस बार तो बच गए, अगली बार मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इतना कहकर वो अपने सिर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इधर जो ईशानी और खुशबू होते हैं वो कार में बैठते हैं और कार जा रही थी कपूर मैंशन की तरफ। इधर खुशबू कहती है मैम आप चाहती तो किसी और लड़की से शादी कर सकती हैं थी, पर आपने ईवा को ही क्यों चुना। इधर ईशानी वो देखती है खुशबू की तरफ, वो कोई आंसर नहीं करती। उधर खुशबू थोड़ी और हिम्मत करके पूछती है और कहती है मैम वो मैं ये सोच रही थी कि आप ईवा जी को डिवोर्स दे दोगे क्या। ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें लगता है दादी ऐसा करने देंगी, गलती मेरी थी, वो घूंघट ही ना खुला होता था तो शाम तक मैं मोनिका को ढूंढ लेती। वैसे मोनिका की कोई खबर मिली। खुशबू अपना नाम इस हिलाती है और कहती है नहीं मैम, बट आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पता लगा लूँगी कि मोनिका जी कहाँ हैं। उधर ईशानी कहती है तुम कह रही थी ना कि डिवोर्स, मैं इस लड़की को डिवोर्स नहीं दे पाऊंगी, दादी उसूलों की बहुत पक्की है। मैंने ये सोचा था कि इस किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि ये दुल्हन के जोड़े में है, और बस सुबह तक इसे छोड़ दूंगी, पर दादी को पता लग गया है। वैसे पता है खुशबू, मैंने सोचा था कि ईवा सब लड़कियों से अलग है। खुशबू कहती है क्या मतलब मैम, आपने सोचा था वो अलग है। ईशा नहीं कहती कुछ नहीं, बस मैंने सोचा था कि वो हर किसी की लड़की की तरह नहीं है जो सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं सारी लड़कियां। मैंने सोचा था कि वो थोड़ी सी अलग है, पर नहीं, हर लड़कियां पैसों की भूखी होती है। चलो इस बात को छोड़ो, घर चलते हैं, दादी वेट कर रही होंगी। खुशबू कहती है मैम आपकी आज फर्स्ट नाइट है। तो जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा डेविल वाली स्माइल में हंसती है। तो जो खुशबू होती है वो इसकी स्माइल देख के खुश हो या उदास हो उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। इतने सालों से ईशानी के साथ रह तो रही थी, पर उसे ईशानी कभी समझ में ही नहीं आई, कभी इतनी ज़्यादा
अच्छे से बात करती, कभी इतनी ज़्यादा गुस्से में कि कोई भी डर जाए। इधर जो युवा थी, वो आयशा के पास बैठी हुई थी। उधर आयशा की मम्मी भी युवा को समझा रही थी, बट जो युवा है वो बस रोए जा रही थी। इधर आयशा कहती, तुम चिंता मत करो युवा, मैं जानती हूँ ईशानी ने सब गलत किया है, पर तुम्हें सब अपनाना होगा। और दादी कह रही थी कि कल तुम्हारी फैमिली से भी बात कर लेंगी, और परसों तुम्हारी पग फेरे की रस्म है। दादी तुम्हें सुबह छोड़ने जाएंगी और ईशानी तुम्हें शाम को लिवाने। और ये खाना खा लो, तुम ज़्यादा थक भी गई हो तो आराम कर सकती हो तुम। इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो वहाँ से खड़ी होती है और ईवा के सिर पे एक बार हाथ फेरती हैं और वो देखती हैं कि ईवा रो रही है। इधर जो नंदिनी होती है उनके आंसुओं को पोंछती हैं और कहती है, जो कुछ बेटा होना था वो हो गया, और तुम्हारी यही किस्मत है, और तुम भाग भी नहीं सकती इससे, जानती भी नहीं हो कि तुम कहाँ और किस घर में हो। इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर जो आयशा होती है वो एक टुकड़ा तोड़ती है और ईवा को खिलाती है और कहती है, अब तुम्हारी यही किस्मत है ईवा। मैं वैसे समझा सकती थी ईशानी को, पर मैं जानती हूँ ईशानी और दादी मेरी नहीं सुनेंगे। ईशानी ने गलत किया है तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करके। आई एम सॉरी, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। इधर जो ईवा होती है वो आयशा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सॉरी बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा। तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें जो लाइफ पार्टनर मिलेगी ना, आयशा वो बहुत ज़्यादा लकी होगी। इतना कहकर ईवा उसके हाथों को छोड़ देती है और कहती है, ये खाना मुझे नहीं खाना। इतना वो प्लेट को साइड कर देती है। इधर जो आयशा होती है वो भी कुछ नहीं कहती और बस एक बार ईवा की तरफ देखती है और चली जाती है वहाँ से। उसे भी बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि ईशानी ने उससे फोर्सफुली मैरिज की थी। इधर जो युवा होती है वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, बेड पे बैठे हुए। उधर उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे नींद आ जाती है। शाम के 7-8 बज रहे थे। उधर जो दादी आयशा और ईशानी की मॉम और पूरे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे। उधर ईशानी और खुशबू दरवाजे से आते हुए देखते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। उधर दादी कहती, ईशानी कहाँ गई थी तुम? ईशानी कहती, दादी कुछ नहीं, वो थोड़ा सा बिजनेस का काम था, बस वही गई थी। दादी कहती, खाना खाना है? ईशानी कहती, नहीं दादी मुझे भूख नहीं है। इतना लगा जो ईशानी होती वो अपने रूम की तरफ जाने लगती, तब दादी कहती, ऊपर रूम में ईवा है और तुम जानती हो आज क्या है। उधर जो ईशानी होती वो हाँ में सिर हिलाती है। उधर जो खुशबू होती है वो बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। इधर दादी कहती, तुमसे खुशबू ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस कारनामे में शामिल होगी, पर मैं एक बात पूरी फैमिली को बता देना चाहती हूँ, शादी जैसी भी हुई हो पर ईवा ही इस खानदान की बहू है। और मैं ये लास्ट बार बता रही हूँ, अच्छा हो तुम लोग एक ही बार में समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कल शाम को ईवा की मुंह दिखाई है, और श्वेता तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करना, समझ रही हो? और परसों उसकी पग फेरे की रस्म, मैं पंडित जी से बात करूंगी, पुरोहित जी से, अगर हो सके तो कल उसकी रसोई की रस्म भी मैं करवा दूंगी। और खाना खाओ, और कोई भी ईवा को परेशान नहीं करेगा, ये नहीं कि अपनी धौंस जमाओ। इतना अगर दादी होती वो खाना खाने लगती हैं। दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो अब कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जो ईवा है वो तो सो गई थी, उसे पता ही नहीं चलता वो कब सो गई थी। इधर वो दुल्हन के जोड़े में ही बेड पे लेटी हुई थी। तो जो ईशानी है वो जाती है अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, तो
वो देखती है पूरा रूम डेकोरेट हुआ था फर्स्ट नाइट के लिए। तो जो ईशानी होती है वो पहले दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करती है और बढ़ती है आगे। इधर वो ईवा की तरफ ना जाकर वो कबर्ड खोलती है, तो जो कबर्ड खुलने की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी होती है। इधर ईवा की आंखें खुल जाती हैं। तो जैसे ही वो कमरे में ईशानी को देखती है, उसे बेहद गुस्सा और डर दोनों था। इधर वो बेड से खड़ी होती है और जो ईशानी ने कबर्ड खोला हुआ था वो सीधे जाती है और ईशानी की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। आपकी दादी क्या कह रही है आपको पता भी है? आपकी दादी कह रही कि आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना है। मैं आपकी पत्नी बनकर रहूं, जो नरक से भी बदतर होगा मेरे लिए। सिर्फ आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? इधर ईशानी की नजर जाती है सीधे ईवा के हाथों पे। जो ईवा ने उसकी कॉलर को पकड़ रखा था, इधर जो ईशानी होती है गुस्से में पकड़ती है ईवा के हाथ और ईवा के हाथों को झटक देती है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद? हम्म? ओ हाँ, तुम तो उन लड़कियों में से हो कि जिन्हें शादी नहीं करनी होती है। रात गई, बात गई, उस टाइप की हो ना। तो जो ईवा होती है वो सिर्फ ईशानी के लफ्ज़ों को सुन रही थी और ईशानी की आंखों में बस देख रही थी कि कितनी घटिया सोच है इनकी। ईशानी ईवा को पकड़ती है और सीधे बेड पर बिठाती है और उसके साइड में पैर रखती है और उसके चिन को टाइटली पकड़ती है। तो जो ईवा होती है वो चिन छुड़ाने की कोशिश कर रही थी ईशानी से, बट ईशानी ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और ईशानी की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी। इधर ईशानी कहती है, चलो एक डील कर लेते हैं। एक रात का कितना लेती हुई वो? जस्ट टेल मी, एक रात का कितना लेती हो? उससे डबल लूंगी, सिर्फ एक रात का। यहाँ जैसे ही ईशानी ने ऐसा कहा था, ईशानी के गाल पे एक बहुत तेज तमाचा पड़ता है। ईशानी को तो कान में सुन की आवाज आती है कुछ सेकंड तक। ईवा कहती है, ईशानी जी आप इतनी भी अमीर नहीं कि एक लड़की का ईमान और उसकी इज्जत खरीद सके। ईशानी होती है वो अपने गाल पे हाथ रखे हुए उठती है और ईवा के हेयर्स को टाइटली पकड़ती है और खींच देती है और इधर ईवा कहती है, ईशानी कहती है, बट बिकाऊ लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती और तुम एक बिकाऊ लड़की हो। तुम पहले दिन मिली थी ना मुझे, तुमने क्या कहा था कि ईवा इतनी सस्ती नहीं है कि कोई उसे खरीद सके। इतना कहकर ईशानी ईवा को खड़ी करती है और सीधे वॉल से लगा देती है और कहती है, अब तुम चाहकर भी अब इस मेंशन से नहीं निकल सकती। तुम तड़पोगी ईवा इस घर में। तुमने कहा था ना ईवा को कोई खरीद नहीं सकता, तो देखो मैंने तुम्हें खरीद लिया है। हर रात के लिए, हर रात के लिए खरीदा है मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तरसोगी तुम एक प्यार के लिए कि तुम्हें कोई प्यार करने वाला चाहिए। तुम मेरी अब रखैल बनकर रहोगी पूरी लाइफ। तुम मेरी पत्नी के नाम से नहीं जाने जाओगी, तुम ईशानी कपूर की रखैल के नाम से जानी जाओगी। और मैं तुम्हें हाथ लगाऊं? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। ना तुम किसी की जिंदगी भर हो पाओगी और ना मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी।
तुम ज़िंदगी भर प्यार के लिए तरसोगी और ये मत सोचना कि तुम अपनी जान दे दोगी। तुमने जान दी ना तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी नहीं रहेंगे और तुम जानती हो मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। इतना कहकर वो ईवा को और कस के उसके हर्ष को और भी अच्छे से पकड़ती और खींच रही होती है। ना कोई इंसान तुम्हें प्यार कर पाएगा और ना तुम किसी की प्यार कर पाओगे। ना कोई इंसान तुम्हारे पास आएगा ना तुम उसके पास जा पाओगे। तुम आज से इस जेल में रहने के लिए तैयार हो जाओ। अगर दादी ने मना भी कर दिया ना कि तुम मेरी बीवी नहीं बनोगी, फिर भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तुम तड़पोगी ईवा, तुम तड़पोगी। जो तुमने मुझ पे हाथ उठाया है ना, 3 थप्पड़, इसे मैं तुम्हें सूद समेत वापस करूंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, अभी नहीं। थोड़ा तड़प जाओ तुम, फिर तुम्हारी औकात तुम्हें नजर आएगी धीरे धीरे। इधर ईवा ईशानी को धक्का देते हुए कहती है, अगर मेरी बुआ जी और चिंकी को कुछ भी हुआ ना ईशानी, तो सच कह रही हूँ, आपको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ईशानी थोड़ा मुस्कुराते हुए और कहती है, खुद के पेरेंट्स कब्र में लटक रहे हैं और मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। तुम्हें लगता है मुझसे डर नहीं लगता? ईवा कहती है, नहीं लगता मुझे आपसे डर। पहले डरती थी मैं आपसे, पर नहीं डरती मैं आपसे अब। लगेगा तुम्हें डर, अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है। लगेगा तुम्हें डर। ना कहकर वो ईवा की चीक्स पकड़ने वाली होती, पर जो ईवा होती है वो तमाचा मारने वाली होती। इधर ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बहुत हाथ चलने लगे तुम्हारे, जुबान भी अब काफी ज्यादा चलने लगी है। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा का दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है और सीधे उस हाथ को भी, दोनों हाथों को वॉल से लगा देती है और कहती है, पता है ईवा, इतना कहकर वो ईवा के हेयर्स और ईयर्स के पास जाती है, बिल्कुल पास जाती है, उसके फेस को पास बिल्कुल जाती है और कहती है, पता है तुम खूबसूरत तो बहुत हो, बस 2 टके की हो, निहायती घटिया लड़की हो तुम। ईशानी मेरे हाथों को छोड़िए। ईशानी होती हाथों को नहीं छोड़ी थी, उसने भी अभी भी वॉल पे उसके हैंड लगाए हुए थे। ईवा कहती, मेरे हाथों को छोड़िए ईशानी। इधर ईशानी होती वो अब छोड़ देती है। इधर वो जाने लगती है, तभी ईवा कहती है, पता है ईशानी, प्रॉब्लम आप पे नहीं है, प्रॉब्लम आपके खानदान में है, आपके खानदान की परवरिश में है। आपका पूरा खानदान ही घटिया है, आपकी परवरिश ही घटिया लोगों ने की है। आपकी फैमिली में कोई सही नहीं है, कोई भी किसी दूसरे की इज्जत करता ही नहीं है, और वैसे ही आप हैं। जैसे आपकी फैमिली में ना एक तमीज़ है ना एक कुछ, जस्ट सेम वैसे ही आप हैं। किसी दूसरे की इज्जत करना नहीं जानती हैं आप। आपकी परवरिश ही घटिया हुई है। इधर जो ईशानी होती है वो वहीं पे रुक गई थी, उसका फेस ईवा की तरफ नहीं था। इधर जो ईवा थी वो बस कह जा रही थी ईशानी की फैमिली के बारे में। इधर जो ईशानी होती है वो अचानक से पलटती है और ईवा के मुंह पे इतनी तेज तमाचा मारती है। इधर जो ईवा होती है वो फर्श पे गिर जाती है। इधर उसके मुंह से थोड़ा सा बहुत खून भी निकल आया था। इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा झुकती है और ईवा का फेस पकड़ती है और कहती है, अगली बार मेरी फैमिली के बारे में कुछ कहा ना, या मेरी दादी पे कुछ भी क्वेश्चन मार्क उठाए, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, और तुम अब भुगतोगी। इतना कहकर
ईशानी ईवा का हाथ पकड़ती है और सीधे से घसीटते ही हुए ही ले जा रही थी और अपनी स्लाइडिंग वाली विंडो को खोलती है और सीधे स्विमिंग पूल की तरफ ले जा रही थी। उधर वो अपने कमरे से बाहर कर देती है और वहीं पे ईवा पड़ी हुई थी। इधर ईशानी थोड़ा सा झुकती है और कहती है, आज से तुम यहीं रहोगी, भरी सर्दी में तुम यहीं तड़पोगी। पता है ईवा, गलती कर दी तुमने। वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ देती इतनी आसानी से, पर अब नहीं, तुम यहीं तड़पोगी। तुमने मेरी फैमिली के बारे में बोला है तो इसका अंजाम तुम भुगतोगी। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनना बाकी है। इतना कहकर ईशानी वहां से उठती है तो जो ईवा थी वो अभी भी जमीन पे पड़ी हुई होती है। ईशानी के रूम के बाहर जहाँ पे स्विमिंग पूल था वहां पे वह पड़ी थी। इधर जो ईशानी होती है अपने रूम में चली जाती है, अपनी विंडो को, स्लाइडिंग विंडो को बंद कर लेती है और बस एक बार देखती है ईवा की तरफ और सीधे अपने बेड पर लेट जाती है। वो अपने कपड़े भी नहीं बदलती और सीधे अपने बेड पर लेट जाती है। दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो अब उठती है और अपने मुंह पे से जो खून आ रहा था वो पोंछती है और वहीं उस वॉल की टेक में वो भी बैठ जाती है। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। वो बस रोए जा रही थी वहीं पर बैठे हुए। बस उसके मुंह से ये निकल रहा था, मम्मी और पापा। बस उसके मुंह से सिर्फ दो ही वर्ड निकल रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वो मम्मी मम्मी कहते बस रोए जा रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तुम लोग ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता है। इसानी कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रही है। तुम लोग अपने ना इमेजिनरी वर्ड से थोड़ा बाहर निकलो। हर पार्टनर इतना ज़्यादा केयरिंग नहीं होता है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स लेना है, अगर लेस्बियन कपल नहीं है तो आस पड़ोस में तुम लोग सोसाइटीज़ में मेल और फीमेल की भी देख सकते हो एग्जाम्पल। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। और थोड़ा हाई सोसाइटी में जाओगे तो ये नॉर्मल होता है, अगर कोई किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो फोर्सफुली शादी कर भी लेता है। थोड़ा अपने इमेजिनरी वर्ड से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है? तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।